हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है बाज का अंत। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चक्रधरपुर राज्य का मंत्री दुष्कर्मा उस शाम पड़ोस के एक राज्य से वापस लौट रहा था। ओह, सूर्य डूबने जा रहा है। मुझे अंधेरा होने से पहले नगर में पहुंच जाना चाहिए। सड़क, यह सोचकर उसने घोड़े को और तेजी से दौड़ा दिया। अभी वह नगर से काफ़ी दूर था कि तभी जंगल की ओर से आंधी सी उठती दिखाई दी। अरे, अचानक यह आंधी कैसी उठ रही है? लेकिन अभी वह कुछ समझ पाता कि तभी एक विशाल बाज उसकी ओर झपटा। ओह, यह क्या बला है? ओह, इतना भयानक बाज! अरे, मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो यह बाज मुझे मार देगा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह विशाल बाज मंत्री दुष्कर्मा को अपने पंजों में उठाकर ले चला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। बाज दुष्कर्मा को एक पहाड़ी गुफा में ले गया जहां एक तांत्रिक उस बाज की प्रतीक्षा कर रहा था। ओह, आह, मेरा बाज शिकार ले आया। अब मैं इसकी अपने देवता पर बलि चढ़ाऊंगा। मुझे मुझे छोड़ दो। आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। धन दौलत, हीरे मोती, स्वर्ण आभूषण। मूर्ख, हमें इस पृथ्वी की इन निकृत वस्तुओं का लालच नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो बस एक सहस्त्र मानव की बलि। एक सहस्त्र मानव की बलि? हाँ, जब एक सहस्त्र मानव की बलि पूरी होगी तो देवता मुझे अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा। फिर कोई मुझे जीत नहीं सकेगा। पलक झपकते ही दुष्कर्मा ने अपनी मुक्ति का तरीका सोच लिया। यदि मैं आपके लिए एक सहस्त्र मानव का प्रबंध कर दूं तो क्या आप मुझे मुक्त कर देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तुम ऐसा करोगे कैसे? कहीं तुम मुझे धोखा देकर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? मैं चक्रधरपुर राज्य का मंत्री हूँ। मेरे लिए प्रतिदिन कुछ लोग को पकड़कर आपके पास भेजना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। तुम लोगों को पकड़कर जंगल में पहुँचाओगे। वहाँ से मेरा बाज उन लोगों को उठाकर ले आएगा। लेकिन यह याद रखना, यदि तुमने कोई चालाकी की तो मेरा बाज तुम्हें तुम्हारे महल से भी उठा लाएगा। मंत्री ने उसे मुक्त तांत्रिक ने उसे मुक्त कर दिया। उसके आदेश पर विशाल बाज उसे उसके रथ के पास पहुंचाकर वापस लौट आया। ओह, अब मुझे नगर में पहुंचकर बलि के लिए लोगों का प्रबंध करना होगा। कुछ देर बाद वह भी नगर की ओर चल दिया। उस रात दुष्कर्मा ने एक योजना बनाई और अगले ही दिन उसके कुछ विश्वास सैनिकों ने समीप के गांव पर आक्रमण कर दिया। जल्दी ही उन सैनिकों ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया। चलो, इन्हें जल्दी से ले चलो। महामंत्री जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ ही देर में सैनिक उन लोगों को लेकर जंगल के समीप खड़े मंत्री दुष्कर्मा के पास पहुंच गए। मंत्री जी, हम इन लोगों को बंदी बना लाए हैं। शाबाश, इन सबको इस पत्थर के समीप छोड़ दो। बाज इन्हें लेने के लिए अभी आता ही होगा। उन लोगों को पत्थर के पास छोड़कर दूर खड़े सैनिक और दुष्कर्मा बाज के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर बाद दूर से उड़ता आता बाज दिखाई दिया। क्यों क्यों हैं? समीप पहुंचते ही बाज ने झपटकर उन लोगों को पंजे में उठा लिया। नहीं, बचाओ! और फिर देखते ही देखते बाज उन लोगों को दूर ले गया। आज का काम पूरा हुआ सूरसेन। कल तुम सैनिकों के साथ जाकर लखीपुर गांव से लोगों को पकड़ लाओगे। जो आ गया मंत्री जी। फिर सब नगर को लौट आए। अगले दिन दुष्कर्मा ने विश्वस्त सैनिकों ने लखीपुर गांव पर आक्रमण करके कुछ लोगों को पकड़ लिया। बहुत देर हो गई मंत्री जी, हमारी प्रतीक्षा में परेशान हो रहे होंगे। तभी एक 8 वर्षीय लड़का वहां दौड़ता हुआ आया और, अरे बापू को छोड़ दो, मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरे बापू को छोड़ दो। ए लड़के मरने से ए लड़के सामने से हट जा, नहीं तो तुझे घोड़े के पांव से कुचल दूंगा। नहीं, मेरे बापू को छोड़ दो, मैं नहीं हटूंगा। नहीं। उस लड़के ने अपने बापू को नहीं छोड़ा तो
आ आ बापू, बेटे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं बापू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। कोड़े मारकर जल्दी से इस लड़के को अलग करो, नहीं तो और देर हो जाएगी। तभी एक सैनिक ने लड़के पर कोड़े की वर्षा कर दी। आ बापू, बापू, लड़के को बुरी तरह घायल कर सैनिक उसके बापू ले गए। और फिर इस तरह लोगों को पकड़कर बलि के लिए तांत्रिक के पास भेजना दुष्कर्मा का दैनिक कर्म बन गया। लोग राजा राजा नसिक राज से शिकायत करने आते, लेकिन दुष्कर्मा उन्हें सैनिकों से पिटवाकर भगा देता। हमें महाराज से पूछना है कि हम हमारे लोगों को बंदी क्यों बनाए हैं। हमें महाराज के पास जाने दो। नहीं महाराज, किसी से नहीं मिलेंगे, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन लोग अपनी जिद पर अड़े हुए थे। नहीं, हम महाराज से मिले बिना नहीं जाएंगे। लगता है यह लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे कुछ करना चाहिए। यह सोचते ही दुष्कर्मा ने अपने सेनानायक को आदेश दे दिया, सूरसेन, कत्ल कर दो इन सब को, एक भी बचकर ना जाने पाए। दुष्कर्मा का आदेश पाते ही सैनिक लोगों पर टूट पड़े। भयभीत लोगों ने उल्टे पांव भागने की कोशिश की, लेकिन आह, ओह, मैं मरा, बचाओ, मुझे छोड़ दो, आ। कुछ ही देर में महल का कुछ ही देर में महल का प्रांगण युद्धस्थल बन चुका था। आह, मर गया। अनेक लोग भागने में सफल हुए थे और अनेक बंदी बना लिए गए थे। इन सबको काल कोठरी में डाल डाल दो। कल सुबह इन सबको जंगल में छोड़ आना। कुछ दिनों तक मंत्री दुष्कर्मा का कृत्य चलता रहा। उसने राजा कनिष्ठ राज से इस कृत्यात को छिपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन एक दिन राजा कनिष्ठ राज के सामने यह बात पहुंच ही गई। महाराज, पूछिए अपने मंत्री जी से, गरीब निर्दोष लोगों को क्यों पकड़ा गया है? उन्हें किस कारागार में रखा गया है? कहाँ हैं वे लोग? उस आदमी की बातों से हैरान राजा कनिष्ठराज ने मंत्री दुष्कर्मा से पूछा, दुष्कर्मा, सैकड़ों लोगों को किस लिए पकड़ा गया है? महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। महाराज, झूठ मैं नहीं, मंत्री बोल रहा है। तभी कनिष्ठ राज के मस्तिष्क में कुछ क्रोध गया और मन ही मन सच्चाई जानने का निर्णय कर बोले, सच्चाई क्या है यह जानने के लिए हम सभी राज्य का दौरा करेंगे। हमारे दौरे का प्रबंध किया जाए। जल्दी ही अगले ही दिन रथ पर सवार हो कनिष्ठ राज्य में भ्रमण के लिए निकले। ओह, कहीं महाराज को सच्चाई का पता नहीं चल जाए। मन ही मन दुष्कर्मा बहुत आशंकित था, लेकिन उसने पहले से ऐसा प्रबंध कर दिया था कि कोई फरियादी राजा के समीप ना पहुंच सके। उसके विश्वस्त सैनिक राजा के चारों ओर फैले हुए थे। मुझे महाराज के पास जाने दो, हटो पीछे। लोगों की उतावली भीड़ राजा के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वह लोगों को अधिक देर तक नहीं रोका जा सकता। मुझे कुछ दूसरा उपाय करना ही पड़ेगा। पीछे हटो। और पलक झपकते ही दुष्कर्मा ने उपाय सोच लिया। महाराज के रहते मेरा सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है, फिर क्यों ना महाराज को ही उस बाज का शिकार बना दूं। मस्तिष्क में यह विचार आते ही उसने राजा कनिष्ठ राज से कहा, महाराज, सुना है कि जंगल के पास कोई भयानक बाज लोगों को उठाकर ले जाता है। बाज लोगों को उठाकर ले जाता है? लेकिन यह बात पहले हमको क्यों नहीं बताई गई? महाराज, कुछ दिन पहले ही मुझे इस बात का पता चला है। मैंने कुछ सैनिकों को वहां भेजा, लेकिन वह बाज को नहीं मार सके। सैनिक बाज को नहीं मार सके तो हम उस बाज को मारेंगे। हम इसी समय जंगल की ओर जाएंगे। राजा के आदेश पर सारथी ने रथ जंगल की ओर दौड़ा दिया। कुछ ही देर में रथ जंगल के बीच पहुंच गया और तभी विशाल बाज ने आक्रमण कर दिया। क्याऊं क्याऊं। दुष्कर्मा के संकेत पर सैनिकों ने बाज को मारने का नाटक किया, लेकिन उनके भाले बाज के पास से गुजर गए। कनिष्ठराज ने बाज को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाज का बाल भी बांका नहीं कर सके। साएं।
कुछ देर के संघर्ष के बाद बाज ने राजा को पंजे में उठा लिया और सबके देखते देखते बाज राजा को दूर ले गया। बाज के आंखों से ओझल होते ही दुष्कर्मा अपनी सफलता पर मुस्कुराया। साथियों, बाज ने आज हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर कर दिया है। बस अब हमें रानी और उसकी नन्ही राजकुमारी को रास्ते से हटाना है। सब वापस नगर की ओर लौट पड़े। महल में पहुंचते ही दुष्कर्मा ने रानी जयोत्सना को बाज के संघर्ष की कहानी सुनाते हुए बताया, महारानी जी, मैंने और सैनिकों ने उस बाज को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाज महाराज को उठा ले गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। महारानी जी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो इन सैनिकों से पूछ सकती हैं। और फिर रानी जयोत्सना के कोई प्रश्न करने से पहले ही सैनिकों ने एक स्वर में स्वीकार किया, जी हाँ महारानी जी, वह भयंकर बाज हम सबके सामने महाराज को उठाकर ले गए, हम कुछ ना कर सके। यह सुनते ही रानी बेहोश होती चली गई। तभी ओह रानी जी बेहोश हो गई, रानी जी बेहोश हो गई, मंत्री जी राजवैद्य को बुलवाइए। सैनिक, तुम राजवैद्य को बुला कर लाओ। राजवैद्य की चिकित्सा से रानी को जल्दी ही होश आ गया। रानी जी, इस विपत्ति के समय आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब आप पर ही इस राज्य का उत्तरदायित्व है। हम राजगद्दी के उत्तरदायित्व को निभाने की कोशिश करेंगे राजवैद्य जी। रानी जयोत्सेना ने बहुत कुशलता से राजकाज संभाल लिया था, लेकिन दुष्कर्मा उससे भी रास्ते से हटा देने के षड्यंत्र में लगा हुआ था। साथियों, हमें जल्दी से जल्दी रानी का भी बाज का शिकार बनाना होगा। इसके लिए मैं कोई उचित समय देखकर रानी को जंगल की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा। उचित समय के लिए हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी मंत्री जी। 3 दिन बाद पूर्णिमा के दिन रानी जी देवी की महापूजा के लिए मंदिर जाएंगी। अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था। देवी के मंदिर जाने के लिए रानी को नगर के बाहर रथ में आना पड़ेगा, और जब रथ नगर के बाहर जाएगा तो सारथी जंगल की और रथ को दौड़ा देगा। लोग समझेंगे कि रथ के घोड़े बेकाबू हो गए हैं। पलक झपकते ही रथ जंगल के पास पहुंचेगा और बाज रानी को अपना शिकार बनाने में पल भर की देर नहीं करेगा, और फिर हम इस राज्य के राजा होंगे और तुम सब मेरे मंत्री और सेनापति। हा 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 हा। 3 दिन बाद पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा था। हर कोई देवी की महापूजा की तैयारी कर रहा था। लोगों की भारी भीड़ नगर में के बाहर बने देवी के मंदिर की ओर बढ़ी जा रही थी। बोलो महेश्वता देवी की जय, महाशिवता की जय। निश्चित समय पर उत्सव रथ में ज्योत्सेना रथ में बैठकर महल से बाहर निकली। महारानी की जय। नगर की सड़कों से गुजरकर जैसे ही रानी का रथ नगर से बाहर पहुंचा था कि दुष्कर्मा ने सारथी को संकेत किया। संकेत पाते ही सारथी ने लंबी सी कील चुपके से एक घोड़े के पीठ में घुसाई तो वह विद्युत गति से दौड़ पड़ा। लोगों को अपने पहियों के नीचे रौंदता रथ आगे की ओर बढ़ता चला गया। बचाओ! ओह! मंदिर की ओर जाते रथ को सारथी ने अचानक जंगल की ओर मोड़ दिया। ओह रथ रोको सारथी! घोड़े बेतहाशा रथ को दौड़ाते लिए जा रहे थे। सारथी रथ रोको! ओह जंगल! मैं क्या करूं? घोड़े रुक नहीं रहे। लेकिन रथ नहीं रुका और जंगल के बीच पहुंच गया। तभी विशाल बाज अपने शिकार को आया देखकर तेजी से रथ की ओर बढ़ा। ओह बाज, कहीं यह वही बाज तो नहीं जो महाराज को उठाकर ले गया था? क्याऊं क्याऊं। पलक झपकते ही बाज ने रथ को अपने पंजे में पकड़ उठा लिया। मंत्री हमें बचाइए, मंत्री जी हमें बचाइए, बचाओ! सभी सैनिक और मंत्री दुष्कर्मा बाज को रथ ले जाते हुए निश्चल खड़े देख रहे थे कि तभी एक सैनिक ने घोड़ा दौड़ा दिया। नहीं, मैं रानी को बाज का शिकार नहीं बनने दूंगा।
उसे देखते ही दुष्कर्मा चौंक पड़ा। अरे यह सैनिक रथ की ओर क्यों दौड़ कर गया है? मंत्री जी, यह हमारा साथी नहीं, महाराज का विश्वास पात्र सैनिक है। और फिर तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह सब काम बिगाड़ देगा। सूरसेन, इसको रोको। लेकिन अभी सूरसेन और दूसरे सैनिक उस सैनिक के पास पहुंच पाते कि वह बाज की और पूरी शक्ति से भाला फेंक चुका था। भला बाज के पाँव में लगा भाला बाज के पाँव में लगा और रथ उसकी पकड़ से छूट गया। च्याऊं च्याऊं, ओह बचाओ! रथ के जमीन पर गिरते ही बाज फिर झपटा। ओह नहीं! और फिर उस सैनिक के देखते देखते बाज रानी को पंजे में उठाकर दूर उड़ गया। ओह मैं निहत्था, अब रानी को कैसे बचाऊं? बचाओ! तभी दुष्कर्मा ने रथ के पास पहुंचकर सूरसेन को आदेश दिया, रानी को तो बाज ले गया सूरसेन, अब इस राजकुमारी और दासियों को भी मौत के घाट उतार दो। अब हम इस राज्य के राजा बनेंगे। हा हा हा। ओह, तो यह सब दुष्कर्मा का कुचक्र है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह सोचते ही वह सैनिक तेजी से आगे बढ़ा और एक सैनिक की तलवार झपट सूरसेन से भिड़ गया। देशद्रोही गद्दार कुत्ते, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। टनाक टनाक। ओह! दूसरे सैनिक या दुष्कर्मा उस सैनिक पर झपटते कि उसने घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते राजकुमारी को उठाकर ले गया। दुष्कर्मा जोर से चीख उठा, अरे दौड़ो, उसका पीछा करो, वह राजकुमारी को लेकर भाग रहा है, दोनों को मार डालो। सैनिकों ने बेतहाशा घोड़े दौड़ाकर उसका पीछा किया, लेकिन कोई उसे पकड़ पाने में सफल ना हो पाया। बाज द्वारा रानी को उठाकर ले जाने के बाद दुष्कर्मा के राजा बनने में कोई रुकावट शेष नहीं रही गई थी। कुछ दिनों बाद दुष्कर्मा बहुत धूमधाम से राजगद्दी पर बैठा। राजा दुष्कर्मा की जय हो। राजा बन जाने के बाद भी दुष्कर्मा के सैनिक उस भगोड़े सैनिक के जगह जगह खोजते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, हमने पूरे राज्य का चप्पा चप्पा खोज लिया, लेकिन उस सैनिक और राजकुमारी का कहीं कुछ पता नहीं चला। उधर दुष्कर्मा तांत्रिक के पास बलि के लिए लोगों को पहुंचाता रहा। इस तरह अनेक वर्ष बीत गए। दुष्कर्मा के अत्याचार बढ़ते गए। उसके सैनिक गांवों में जाकर लूट मार करते रहे। एक दिन सेना नायक मृत्युंजय के नेतृत्व में सैनिकों की एक टुकड़ी ने भीकमपुर गांव पर हमला किया। भागो भागो, सैनिक आ गए, भागो, जान बचाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई भागने ना पाए। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं बाजकांत का दूसरा भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।